हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम प्रशासनिक अभिरुचि यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड जो आने वाला है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। और इसमें हम सारे हॉस्टल वार्डन के जितने भी उनके कर्तव्य होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है और वो किस प्रकार से एप्टीट्यूड में उनका कैसा होना चाहिए, उनकी कौशल क्षमता, उनकी बात करने का तरीका, ये सब चीज़ों के बारे में आज जानने वाले हैं। क्योंकि एक बहुत ज़िम्मेदारपूर्ण यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है। तो इसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। ये हॉस्टल वार्डन के लिए है, आप सभी को पता होगा। और इसके पहले भी हमने पोक्सो एक्ट से रिलेटेड और चाइल्ड मैरिज एक्ट से रिलेटेड ऐसे 3 लगभग वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उसको देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए अब बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अब यहाँ से हम एप्टीट्यूड को। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हॉस्टल वार्डन होता है उसकी भूमिकाओं से रिलेटेड क्या-क्या होना चाहिए उसके पास, है ना? मतलब उसका व्यक्तित्व किस टाइप का होना चाहिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सँभालने के लिए। तो EMRS हॉस्टल वार्डन के रूप में आपकी भूमिका सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि छात्रों के लिए एक संरक्षक, मार्गदर्शक और रोल मॉडल बनना भी शामिल है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जॉब प्रशासनिक ही नहीं बल्कि छात्रों के एक संरक्षक, यानी कि होता क्या है कि जब बच्चा हॉस्टल में रहता है तो घर से दूर हो जाता है ना, तो ये ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? उसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की ही बनती है। उसको सही मार्गदर्शन देना और उसका रोल मॉडल बनना भी इसमें शामिल होता है, ठीक है? अगला पहलू इसमें क्या कह रहा है ये देखते हैं। इसके लिए शैक्षणिक और व्यक्तिगत दोनों पहलुओं में छात्रों की वृद्धि और विकास के लिए करुणा, धैर्य और वास्तविक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। तो हॉस्टल वार्डन में क्या इम्पोर्टेंट है कि उसकी जो व्यक्तिगत पहलू में जो वृद्धि होना चाहिए वो, और विकास के लिए करुणा और धैर्य बनाए रखना बहुत आवश्यक है ना? धैर्य बहुत आवश्यक होगा क्योंकि ये जॉब ही ऐसी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी ही होती है क्योंकि लार्ज ऑफ स्केल मतलब बहुत सारे बच्चों को हैंडल करना होता है ना, बहुत सारे बच्चों को संभालना होता है। तो एक स्किल ये वाली होना चाहिए किसकी? धैर्य की। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है इससे रिलेटेड, है ना? अगला देखते हैं इसमें पॉइंट। एक प्रभावी छात्रावास वार्डन बनने के लिए प्रशासनिक योग्यता और पारस्परिक कौशल संयोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारी जो बात करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होना चाहिए ताकि उससे बहज बच्चे जो होते हैं सहज रूप से उसको समझ सकें, है ना? उनमें डर की भावना नहीं होना चाहिए। एक छात्रावास वार्डन के रूप में आप अनुशासन बनाए रखने, सुविधाओं के प्रबंधन और निवासियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। यानी कि वहाँ पे अगर कोई भी समस्या आती है तो उससे रिलेटेड सारे वर्क आपको ही करना होगा और जितना हो सकता है अनुशासन बनाए रखना होगा, यानी कि डिसिप्लिन बनाए हुए रखना होगा वहाँ के जितने भी बच्चे हैं, ताकि उनमें अनुशासन का भी विकास हो सके, है ना? एक प्रशासक के रूप में छात्रावास वार्डन की भूमिका छात्रावास के दिन प्रतिदिन के संचालन के विभिन्न पहलुओं की देखरेख और प्रबंधन करना और निवासियों के लिए अनुकूलन रहने वाले माहौल को सुनिश्चित करना शामिल है। यानी कि उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रदान करना भी किसकी जिम्मेदारी होगी? एक हॉस्टल वार्डन की ही जिम्मेदारी होगी। दिन प्रतिदिन की दिनचर्या वो सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि वो स्कूल कौन कौन से बच्चे जा रहे हैं, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, अगर समस्या है तो उसका निराकरण कैसे करना है, ये सब जिम्मेदारी किसकी होगी? हॉस्टल वार्डन की होगी। तो इसके लिए ज़रूरी क्या होगा कि हॉस्टल वार्डन को प्रत्येक बच्चे के लिए अटेंडेंस रजिस्टर भी तैयार करना होगा ताकि उनमें उनकी देख रेख से रिलेटेड कौन स्कूल जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, किसको क्या समस्या है, ये सब उसमें दर्ज की जा सके। ये सब कौन करेगा? हॉस्टल वार्डन ही, ठीक है? इनके इनके अंतर्गत एक इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक प्रशासक के रूप में छात्रावास तो प्रतिदिन उनका देख-रेख तो करेगा ही करेगा, ठीक है? एक कुशल और अच्छी तरह से काम करने वाला छात्रावास को बनाए रखने के लिए छात्रावास वार्डन की प्रशासनिक भूमिका महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को एक आरामदायक और सुरक्षित वातावरण मिले, जो उनकी शैक्षणिक गतिविधियों और व्यक्तिगत विकास का समर्थन करता है। स्वाभाविक सी बात है, हॉस्टल वार्डन का एक मुख्य कर्तव्य ये भी होगा कि एटमॉस्फेयर को अच्छा बना सके ताकि शैक्षणिक योग्यता बच्चों की अच्छी हो सके, है ना? डर का माहौल होगा या कुछ और परेशानियाँ होंगी, वातावरण ठीक नहीं होगा तो बच्चे उसमें क्या होगा? पढ़ भी नहीं पाएँगे, उनका शैक्षणिक विकास हो नहीं पाएगा, है ना? तो ये छात्रावास की ज़िम्मेदारी होगी कि इस ऐसे वातावरण को वो अच्छे से बनाकर रखेंगे। एक छात्रावास वार्डन के रूप में कई छात्रों को सँभालना अपनी चुनौतियों के साथ आता है। ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं और हर एक बच्चे पे नज़र रखना थोड़ा असंभव होता है, इसलिए अनुशासन बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो अनुशासन रहेगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ ही सही होगा, है ना?
EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय छात्रावास वार्डन के रूप में आप आवासीय विद्यालय के छात्रावास में रहने वाले छात्रों के दैनिक संचालन और कल्याण की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे। समझ गए होंगे आप, अभी हमने पढ़े। भारत में एक सरकारी पहल है, EMRS भारत में एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और इस संदर्भ में छात्रावास वार्डन की भूमिका छात्रों के समग्र विकास और देखभाल के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, बहुत अच्छी पहल की गई है, इसलिए एक ये जिम्मेदारीपूर्ण ही जॉब हो जाती है। तो इन सब की देखरेख इनका उद्देश्य ही होता है कि बच्चों को अच्छा माहौल प्रदान करके उनको उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाए, है ना। अब यहाँ से हम देखेंगे कि छात्रावास वार्डन के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या होंगे। सबसे पहले होगा संगठनात्मक कौशल। एक छात्रावास वार्डन के रूप में आपको एक साथ विभिन्न कार्यों को संभालने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सही बात है। बच्चों की देखरेख के अलावा भी अन्य प्रशासनिक कार्य हो सकते हैं, जैसे फाइल से रिलेटेड, और हो सकता है कि राशन को मंगाना हो तो राशन से रिलेटेड सारे वर्क देखना होगा, मेंटेनेंस से वर्क देखना होगा। तो ये जितने भी संगठनात्मक कौशल होंगी ये सब क्षमता होना चाहिए, है ना। मजबूत संगठनात्मक कौशल आपको प्रशासनिक कार्यों जैसे रिकॉर्ड बनाए रखना, कागजी कार्रवाई को संभालने और छात्रावास संसाधनों का ट्रैक करने को मदद करेंगे। तो अभी हम समझ गए ये भी, है ना। तो इनके अलावा भी अन्य कार्य इनमें शामिल होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इनके अलावा अन्य कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो कागजी कार्रवाई और छात्रावास संसाधनों को ट्रैक करना, यानी कि उसके मेंटेनेंस, जैसे कोई हो सकता है कि कहीं बेड ठीक नहीं है तो बेड को उपलब्ध करवाना, या कहीं खिड़कियाँ विड़कियाँ टूटी हुई हैं या पंखे लगवाना, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे वर्क होते हैं। तो ये किसका काम होगा, एक छात्रावास वार्डन यानी इन्हीं का कार्य होगा। ठीक है। संचार कौशल, छात्रों, अभिभावकों और छात्रावास कर्मचारियों के साथ व्यवहार करने में प्रभावी संचार आवश्यक है। आपको नियमों, दिशा निर्देशों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को स्पष्ट और सहानुभूतिपूर्वक बताने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि जैसे हो सकता है कि कभी आपात स्थिति आती है, मान लेते हैं हॉस्टल में, तो क्या होगा, तो हमको संचार कौशल भी आना चाहिए कि उनके पेरेंट्स से हमको कैसी बात करना चाहिए, इसका कौशल भी होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये एक, इसमें भी छात्रावास वार्डन की एक भूमिका होती है कि वो सहानुभूतिपूर्वक यानी कि संवेदनशील होकर सभी अपनी बातों को स्पष्ट रूप से समझा सके। ठीक है। चलिए, इसमें अगला है संकट प्रबंधन, इम्पोर्टेंट है। छात्रावासों को अप्रत्याशित स्थितियों या आपात स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। संयमित रहने और संकटों को कुशलतापूर्वक संभालने की क्षमता होना महत्वपूर्ण है। इसमें संभावित आपात स्थितियों के लिए तैयार रहना, निकासी योजना बनाना और यह जानना कि सहायता के लिए किसके साथ संपर्क करना चाहिए, ये सब शामिल होता है। जैसे मान लो कि ऐसे हादसे हो सकते हैं ना, जैसे मान लो कि कभी आगजनी हो गई, आग लग गई हॉस्टल में, तो ये आपात स्थिति के अंतर्गत ही शामिल है। तो उस टाइम किससे सहायता प्राप्त करना है, कहाँ संपर्क करना है और किस प्रकार से इसको निपटाना है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती है संकट प्रबंधन की। तो इसमें इसका कौशलतापूर्वक इसका भी निर्णय लेना, ये किसका कार्य होगा, एक हॉस्टल वार्डन का ही कार्य होगा कि आपात स्थिति में इससे कैसा निपटा जाए। संकट की स्थिति हुई ना, तो ये कौशल भी एक हॉस्टल वार्डन में होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपात स्थिति से निपटने की क्षमता भी रख सके। तो इस संकट प्रबंधन में ये देखो बेसिक एप्टीट्यूड है ये, है ना। जैसे हम एक परिवार में जो सबसे बुजुर्ग होता है वो अपने परिवार को कैसे संभालते हुए चलता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलता है ना, बस सेम वैसे ही लॉजिक इसमें भी लगेगा कि बहुत सारे बच्चे होंगे, उनका मैनेजमेंट रखना, रख रखाव करना, उनकी सुरक्षा प्रदान करना, ये सब कुछ शामिल होगा, है ना। तो एक लॉजिकल एप्टीट्यूड है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस एक एक बार आपको देखना है पॉइंट को और समझना है थोड़ा थोड़ा करके बस, और ज़्यादा कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, है ना। तो लॉजिकल टाइप का ये एप्टीट्यूड मतलब वही होता है कि आपको चेक किया जाएगा कि आप मेंटेनेंस को लेकर, रख रखाव को लेकर आपकी सोच समझ कैसी है ना, उन बच्चों को संभालने की सोच समझ कैसी, ये सब आपका चेक किया जाएगा। ठीक है। अगला है कि नियमों और विनियमों का प्रवर्तन करना। आपको छात्रावास के नियमों और विनियमों को निष्पक्ष और लगातार लागू करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए दृढ़ता और समझ के संतुलन की आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निवासी नियमों के महत्व और उनका पालन न करने के परिणामों को समझें। कहने का मतलब यह है कि आप कभी स्कूल लाइफ में आपने देखे होंगे कि एक मॉनिटर रहता है ना। तो क्या होता है, वो अधिकतर मॉनिटर जो बनता है वो अधिकतर शिक्षक का प्रिय होता है, जो भी टीचर होता है उसका वो प्रिय होता है। और जो थोड़े से इंटेलिजेंट टाइप के रहते हैं, थोड़े होशियार टाइप के रहते हैं, तो टीचर आप देखेंगे कि टीचर उनकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा रहता है, उनको डांटना कम होता है, उनकी तरफ देखकर पढ़ाना ज़्यादा हो जाता है, जो कि एक प्रकार से गलत भी है क्योंकि सारे बच्चे समान होते हैं। तो इसमें यही बात कही गई है कि जो हॉस्टल वार्डन होगा वो सभी के लिए नियम लागू करेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोई
पर्टिकुलर एक बच्चा उसको अधिक प्रिय है तो उसी के लिए लागू होंगे, बाकी के लिए नहीं होगा। तो वो सबको एक नज़र से देखेगा, सभी उसके लिए समान होंगे, सभी के लिए अनुशासन लागू होगा। तो यहाँ पे उन्हीं नियमों का पालन करवाना उनके सभी के लिए अनिवार्य होगा, तो यही बात कही गई है ना? तो ये एक कौशल को विकसित होना बहुत ज़रूरी है ना? ताकि दृढ़ता आ सके, सभी में ये नियम लागू हो सके, सभी बच्चों में अनिवार्य रूप से, है ना? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, नियमों का प्रवर्तन करवाना। अगला है कि संसाधन प्रबंधन। एक वार्डन के रूप में आपको इन्वेंट्री प्रबंधन यानी कि सामान से रिलेटेड कि जैसे फाइल आना, खाद्य सामग्री आना और भी बहुत सारी चीज़ें जो मेस को उपलब्ध कराना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, ये सब इन्वेंट्री प्रबंधन कौन करेगा? एक हॉस्टल वार्डन ही करेगा। उनका रख-रखाव और मरम्मत सहित छात्रावास संसाधनों की देखरेख, यानी कि वहाँ के संसाधन जैसे क्या-क्या हो सकते हैं? गार्डन की देखरेख हो सकता है जिम से कुछ बच्चों के जो छोटे-छोटे डंबल वगैरह या जिम से रिलेटेड कुछ सामान हो गया, उनकी देखरेख हो गया, है ना? मेंटेनेंस वर्क में जैसे पंखे को सुधारना, कुछ दरवाजे-वरवाजे खराब हो गए तो उनको ठीक करवाना, ये सब मरम्मत के कार्य उसी में शामिल होंगे, है ना? तो होंगे संसाधन संपन्न होना और उपलब्ध सुविधाओं का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, संसाधन प्रबंधन भी इन्हीं के अंतर्गत आएगा। समस्या समाधान और कौशल बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिकतर इनसे ही हॉस्टल वार्डन को जूझना भी पड़ता है कि समस्या बहुत सारी रहती हैं, क्योंकि अलग-अलग राज्य से अलग-अलग बच्चे आते हैं, उनमें एकता लाना, उनकी समानता को रख-रखाव करवाना, है ना? उनको मेल-जोल तालमेल बनाकर रखवाना, ये बहुत सारी समस्या रहती है, तो उनका कौशल भी छात्रावास हॉस्टल वार्डन में होना बहुत ज़रूरी है। तो छात्रावास के वातावरण में विभिन्न मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि बच्चों में आपसी लड़ाई हो जाए, आपसी मतभेद हो जाए, या कोई हो सकता है कि किसी बच्चे ने कुछ पेन चुरा लिया हो या कोई ऐसी चीज़ें कर लिया हो जिससे समस्या पैदा हो रही हो। तो इन सब से निपटने के लिए भी ये हॉस्टल वार्डन में एक कौशल होना ज़रूरी है ना? जिसमें पारस्परिक संघर्ष से लेकर रख-रखाव की समस्याएँ शामिल हो सकती है। तो मजबूत समस्या समाधान कौशल आपको इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और उचित समाधान खोजने में मदद करेंगे। तो ये समस्या समाधान का कौशल भी होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है देखो, बच्चों को सँभालने का वर्क हो गया, उसके बाद मरम्मत करवाना है वो अलग हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलने रहता है, इसलिए बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट के तहत ही सब कुछ ये कौशल आना चाहिए। तो ये भी किसकी ज़िम्मेदारी होगी? एक हॉस्टल वार्डन की ही ज़िम्मेदारी होगी, ठीक है? समय प्रबंधन, ये देखो अभी मैं इसी की बात कर रहा था कि टाइम मैनेजमेंट की, है ना? तो छात्रावास वार्डनों का अक्सर व्यस्त कार्यक्रम होता है, बिल्कुल सही बात है, बच्चों को सँभालना, उनकी देख-रेख का, मेंटेनेंस का कार्य करना, मेस में खाद्य सामग्री को लाना, डिस्पैच करना, कॉन्टैक्ट ढूँढना, है ना? बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो ये समय प्रबंधन होगा तभी तो ये सब कौशल से ही हो पाएगा, सारे कार्य तो उसी से संपन्न हो पाएँगे, है ना? जिसमें प्रशासनिक कार्य, निवासियों के साथ बातचीत और अन्य ज़िम्मेदारियाँ भी शामिल होती हैं। अच्छा समय प्रबंधन कौशल आपके कार्य को प्राथमिकता देने और अपने काम के घंटों का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेगा। तो कोशिश ये भी करना चाहिए हॉस्टल वार्डन को कि उस समय का जो प्रबंधन है वो भी बहुत अच्छे से करें, है ना? संघर्ष समाधान, छात्रों के बीच या छात्रों और कर्मचारियों के बीच संघर्ष से निपटना नौकरी का एक नियमित हिस्सा है। एक वार्डन को छात्रावास के भीतर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए संघर्ष समाधान से कुशल होना चाहिए। यानी कि वहाँ का जो वातावरण है वो शांतिपूर्ण बना रहे, उसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। उन सभी चीज़ों को करना भी आवश्यक होगा संघर्ष समाधान में, ठीक है? सहानुभूति और धैर्य इम्पोर्टेंट है ये भी पॉइंट। छात्रावास के निवासियों को चुनौतियों और घर की याद का सामना करना पड़ सकता है। स्वाभाविक सी बात है, बच्चे छोटे हैं, तो बच्चे अगर नए-नए आते हैं तो होता ही यही है कि बच्चों को घर की याद आएगी। तो इससे कैसे निपटना है, तो कौन-सी सहानुभूति उनको दिखाना है, बहुत सारी चीज़ों से उनको अवगत कराना है ताकि उनको घर का मोह ना होकर उनको पढ़ाई की ओर रुचि ज़्यादा हो, है ना? तो ये सब किसका काम होगा? हॉस्टल वार्डन का ही होगा। तो एक सहानुभूतिपूर्ण और धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण आपको कठिन समय के दौरान छात्रों को समर्थन करने, उनकी ज़रूरतों और चिंताओं को समझने में मदद करेगा। तो उनसे बात करना है, उनकी समस्या क्या है बच्चों की वो सुनना है ना? समझना है, उसके बाद ही फिर कोई निर्णय लेना है कि आगे क्या करना चाहिए। तो ये कौशल होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नेतृत्व की क्षमता इम्पोर्टेंट है, लीडरशिप भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हॉस्टल वार्डन में एक वार्डन के रूप में आप छात्रावास कर्मचारियों की एक टीम का नेतृत्व करेंगे और छात्रों के लिए एक उदाहरण स्थापित करेंगे। तो जो हॉस्टल वार्डन होता है उसके नीचे भी कर्मचारी होते हैं, तो उनको उनका नेतृत्व भी करना होता है। उनको भी बहुत सारे काम सौंपने होते हैं कि ये करना है या ये करना है। तो ये नेतृत्व की भावना भी बहुत अच्छे से होना चाहिए ना, लीडरशिप की भावना भी। तो टीम को प्रेरित करने और सकारात्मक जीवन वातावरण सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नेतृत्व गुण आवश्यक हैं। स्वाभाविक बात है कि जो उच्च कर्मचारी अच्छा होगा तो उसके नीचे के जो कर्मचारी होंगे वो भी अच्छे होंगे। तो हॉस्टल वार्डन अगर सहानुभूतिपूर्वक उनसे सौहार्दपूर्वक अगर रिलेशन को रखता है तो स्वाभाविक सी बात है कर्मचारी भी सौहार्दपूर्ण ही रहेंगे, उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होगा, लीडरशिप तो होगा और साथ में साथ जो काम होगा वहाँ पे मेंटेनेंस का वर्क हो गया या अन्य जो भी कार्य हो गए वो बहुत अच्छे से कंप्लीट भी हो पाएंगे, है ना?
अगला पॉइंट है नेतृत्व में ही। याद रखें कि हॉस्टल वार्डन होने का मतलब सिर्फ नियमों को लागू करना नहीं है, बल्कि छात्रों के लिए एक पोषण और सहायक वातावरण भी बनाना आवश्यक होता है। तो एक पोषण से रिलेटेड आपने देखे होंगे कि किस दिन कौन सी चीज़ को बनाया जाएगा, खाद्य सामग्री अगर आ रही तो एक निश्चित डे भी डिसाइड करना कि कौन से प्रोटीन से, आहार से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ देनी चाहिए जो बच्चों के लिए, विकास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सब सुनिश्चित कौन करेगा? हॉस्टल वार्डन ही करेगा, ठीक है। इस पद पर सफलता के लिए देखभाल पूर्ण दृष्टिकोण के साथ प्रशासनिक कार्यों को संतुलित करना भी महत्वपूर्ण होता है। तो इन सभी को कार्य करते हुए भी स्कूल के जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं उनमें भी इनकी भागीदारी होती है, ठीक है, एक हॉस्टल वार्डन की। चलिए अगला है कि छात्र कल्याण, इंपॉर्टेंट है ये भी। छात्रावास में रहने वाले छात्रों की समग्र भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करना, एक पोषणकारी और सहायक वातावरण बनाएं जो शैक्षणिक विकास और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना है। तो छात्र कल्याण में शामिल है ये भी कि सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ताकि आने वाले फ्यूचर के लिए वो अच्छे से विकास की ओर बढ़ सके शैक्षणिक रूप से। तो ये सब हॉस्टल वार्डन की ही एक जिम्मेदारी होगी, ठीक है। अनुशासन और आचरण, छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रावास के नियमों और विनियमों को लागू करें। छात्रावास निवासियों के बीच सम्मान, जिम्मेदारी और सहयोग के मूल्यों को स्थापित करें। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या कर सकते हैं हम? एक नोटिस भी जारी करके हम ये सब अनुशासन को लागू करवा सकते हैं, नियम जारी करवा सकते हैं कि इस नियम के तहत सभी लोग शामिल मतलब भाग लेंगे, सभी लोगों को ये अनिवार्य रूप से करना है। इस टाइप की चीज़ों को हम अपनाकर भी अनुशासन और आचरण को भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। पर्यवेक्षण और निगरानी, छात्रावास में छात्रों की गतिविधियों की नियमित निगरानी करना, सुनिश्चित करें कि वे दैनिक कार्यक्रम का पालन करें, कक्षाओं में भाग लें और पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लें। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी ये भी कि पर्यवेक्षण और निगरानी करना। छात्रावास क्या करेगा? अधीक्षक जो होगा, वार्डन, वो निगरानी करेगा हॉस्टल या जो कमरे होते हैं रूम में जाकर कि कोई बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है, वो उसकी कोई समस्या है तो उसकी समस्या को सुनना है, समझना है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि वो नियमित रूप से अध्ययन कर रहा है कि नहीं, वो स्कूल जा रहा है कि नहीं, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सब निगरानी के तहत ही शामिल होंगे, है ना। तो ये सब उसमें शामिल है। उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट चीज़ है स्वास्थ्य और स्वच्छता, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। स्वास्थ्य और स्वच्छता, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। स्वच्छ छात्रावास वातावरण के रखरखाव की देखरेख करना, आवश्यकता अनुसार नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था भी करना होता है। तो क्या हो सकता है कि छात्रावास वार्डन चाहे तो हर महीने या कुछ समय अंतराल के बीच बीच एक डिसाइड कर सकते हैं कि हर महीने एक डॉक्टर आकर चेक करेगा नियमित रूप से सारे बच्चों को, उनको कोई समस्या तो नहीं है स्वास्थ्य से रिलेटेड, है ना। तो ये सब जांच करवाना भी इसके अंतर्गत ही शामिल होगा, उनकी देखरेख के अंतर्गत ही, है ना। तो ये हर महीने में या एक सप्ताह में जैसा भी हॉस्टल वार्डन चाहे उस हिसाब से इसको नियमित रूप से चेक करा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। चलिए अगला देखते हैं। शैक्षणिक सहायता, इंपॉर्टेंट है ये भी। छात्रों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करें, विशेष रूप से अध्ययन के घंटों के दौरान उन्हें अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें शैक्षिक प्रयासों में उनकी सहायता करें। यानी कि अगर बच्चा हो सकता है, कुछ कमज़ोर बच्चे भी हो सकते हैं, तो उनकी तरफ भी एजुकेशन को लेकर शैक्षणिक रूप से ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। उनको समझाना ज़रूरी है कि पढ़ाई का महत्व क्या होता है, इन फ्यूचर आप पढ़ाई से ही क्या क्या कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को बताना भी बहुत आवश्यक होता है ताकि बच्चों में एक मोटिवेशन पैदा हो और वो फिर पढ़ाई लिखाई को अच्छे से करना चालू कर दे। तो ये सब जिम्मेदारी किसकी होगी? हॉस्टल वार्डन की ही होगी। तो इसकी देख रेख करना भी बहुत ज़रूरी है कि वो पढ़ाई को लेकर गंभीर है या नहीं, ठीक है। परामर्श और मार्गदर्शन, छात्रों को किसी भी व्यक्तिगत शैक्षणिक या भावनात्मक मुद्दों का समाधान करते हुए मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करना है। विश्वास और खुले संचार का माहौल बनाना है, यानी कि बच्चा ऐसा ना हो कि आपसे डरे, है ना। तो डांटना डपटना नहीं है, बहुत अच्छे से उनको सहज रूप से समझाने का काम भी करना है। मार्गदर्शन देना है कि अगर आप इसको करेंगे तो इससे क्या होता है, इन फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारे स्कोप होते हैं पढ़ाई से लेकर, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाना, है ना। ये सब परामर्श और मार्गदर्शन देना भी इनका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। माता पिता का संचार, माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति, व्यवहार और उत्पन्न होने वाली किसी भी चिंता के बारे में नियमित रूप से सूचित करना। तो कभी कभी ऐसी समस्या आती है कि बच्चे से रिलेटेड की हो सकता है कि चिकित्सीय रूप से कोई समस्या आ गई और वो ठीक नहीं हो पा रही है। तो इस मामले में हम क्या कर सकते हैं? उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं कि इनके बारे में ये समस्या है कि आप इनको समझाइए, है ना। तो इन सभी समस्याओं से भी ज़रूरी है कि माता पिता के बीच भी संचार कौशल होना चाहिए, है ना।
आपातकालीन तैयारी, आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें, सुनिश्चित करें कि सभी छात्र सुरक्षा प्रोटोकॉल और निकासी प्रक्रियाओं से अवगत हों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपातकाल से निपटने के लिए जैसे हम फायर एक्सटिंग्विशर होता है, अगर लग जाती है तो पहले ही हम उसको रख सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर ये निपटने के लिए मतलब पहले ही होने वाली चीज़ों से निपटने के लिए तैयारी के हमने फायर एक्सटिंग्विशर रख दिए, है ना। अगर तेल या ऑयल से लगी आग है तो हम क्या रख सकते हैं, उसके लिए रेत रख सकते हैं ना, रेत में बाल्टी रख सकते हैं, पहले से ही तैयार होना चाहिए। और एक निकासी ऐसी होना चाहिए जिसको हम इमरजेंसी एग्जिट बोल सकते हैं, जिसमें तो ये सब भी पहले से सुनिश्चित होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आपात स्थिति में उसमें बहुत आसानी से निपट सकें। ये सब किसकी जिम्मेदारी होगी, इन सबको करने की एक हॉस्टल वार्डन की एक जिम्मेदारी होगी, है ना। चलिए अगला है सांस्कृतिक और पाठ्येतर गतिविधियाँ। छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलों और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन करें और उनमें भाग लें। स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा पढ़ाई में नहीं रह सकता, उसका शारीरिक विकास भी होना बहुत ज़रूरी है। तो खेल करवाना, खेल को ऑर्गेनाइज़ करवाना, कौन कौन से खेल होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना, ताकि बच्चों का एक मानसिक विकास भी हो जाए, है ना। तो इन टाइम के प्रोग्राम करवाना, उनका आयोजन करवाना, ये सब किसकी जिम्मेदारी होगी, एक हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी होगी। इंपॉर्टेंट है, आप समझते चल रहे होंगे आई होप। स्कूल स्टाफ के साथ सहयोग, छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ भी मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे एक दूसरे को समझने में भी बहुत सहायता होगी। छात्रावास का रखरखाव, छात्रों के लिए अनुकूल और सुरक्षित रहने का माहौल सुनिश्चित करते हुए छात्रावास के बुनियादी ढांचे के रखरखाव और मरम्मत की निगरानी करना भी आवश्यक है। तो टाइम पे छात्रावास की जो छत है वो सही है कि नहीं, मतलब कुल मिलाकर मेंटेनेंस से रिलेटेड वर्क होगा। ये इनको भी बुनियादी ढांचा जो होगा उनका रखरखाव, मरम्मत की, उनकी निगरानी करना भी आवश्यक है और समय-समय पर उसकी मरम्मत करना भी बहुत ज़रूरी होगा। ये सब हॉस्टल वार्डन के कार्यों में ही शामिल होंगे। रिकॉर्ड रखना, छात्रों की उपस्थिति, व्यवहार और छात्रावास में होने वाली किसी भी घटना का सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना। तो छात्रावास अधीक्षक जो होगा, वार्डन होगा, वो चाहे तो एक रजिस्टर ले सकता है, उसमें दैनिक रूप से कुछ बच्चों की समस्याओं को नोट करना, उसके व्यवहार को नोट करना रेगुलरिटी रूप में, है ना। और हॉस्टल में जितनी भी घटनाएँ हो रही है उनके रिकॉर्ड रखना कि कौन सी घटना कभी हुई थी या किससे रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। इन सब का मेंटेनेंस जो भी रिकॉर्ड होगा वो एक रजिस्टर में लिखकर या सुरक्षित रख सकता है। तो ये भी होटल वार्डन का ही कार्य होगा, ठीक है। मूल्यों को विकसित करना इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देते हुए छात्रों को पारंपरिक मूल्यों और आदिवासी संस्कृति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी संस्कृति से जुड़े होना बहुत आवश्यक भी है। तो इसमें कुल मिलाकर ये बात कही जा रही है कि हॉस्टल वार्डन को चाहिए कि वो अपने देश के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति उनको गौरवान्वित महसूस कराए, उनको अपनाने की एक शिक्षा प्रदान करे, उनको प्रोत्साहित करे। तो ये मूल्यों को विकसित करना इसी के अंतर्गत शामिल भी है, ठीक है। अब टीम प्रबंधन भी हो गया। वैसे ही टीम प्रबंधन में क्या होगा, जब भी हमने पढ़ चुके हैं नेतृत्व की भावना, ये भी वही है, टीम प्रबंधन करना भी समझते हैं। यदि सहायक वार्डन या सहायक कर्मचारी है तो छात्रावास के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करें और उन जिम्मेदारियों को सौंपें। तो हॉस्टल वार्डन चाहेगा कि उसका जो सहायक कर्मी होगा उनको भी जिम्मेदारियां सौंपेगा, क्योंकि देखो एक अकेला पूरे हॉस्टल को संभालना थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है ना। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपने कार्यों को, है ना, जिम्मेदारी वाला कार्य है। तो कुछ बच्चों को उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि कुछ बच्चों को देख-रेख का, मेंटेनेंस का कार्य आप कर लीजिए या मैं फाइल से रिलेटेड वर्क कर लूँगा। तो इस टाइप से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना भी एक टीम प्रबंधन के अंतर्गत ही शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब छात्र प्रबंधन करना। छात्रावास में रहने वाले छात्रों की भलाई और सुरक्षा के लिए वार्डन जिम्मेदार होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी छात्र छात्रावास के नियमों और विनियमों का पालन करें, अनुशासन बनाए रखें और उत्पन्न होने वाले किसी व्यवहार संबंधी मुद्दों को संभालें, ठीक है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी में से एक है कि छात्रों का प्रबंधन करना, कि उनको सभी छात्रों को कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं, सभी को बेड प्रॉपर रूप में मिल गए हैं कि नहीं, वहाँ के जो पानी से रिलेटेड जो भी है जैसे नल वगैरह, ये सब कुछ चालू स्थिति में है कि नहीं, ये सब को देखना या चेक करना, ये सब किसका काम होगा, एक हॉस्टल वार्डन का ही काम होगा, ठीक है। प्रवेश और रिक्तियाँ, वार्डन छात्रावास की प्रवेश प्रक्रिया का प्रबंधन करता है, यानी कि छात्रावास में कौन कौन से बच्चे अप्लाई करें, जो दूर के हैं वो कौन कौन यहाँ पे रहेंगे, इनकी जो प्रवेश प्रक्रिया होगी एडमिशन की, उनका प्रबंधन भी कौन करेगा, उनका मैनेजमेंट भी कौन करेगा, हॉस्टल वार्डन ही करेगा। जिसमें नए छात्रों को कमरे आवंटित करना, ठीक है, इसमें शामिल होगा कि कौन से छात्रों को कहाँ पे कौन सी जगह रूम देना है ना। रिक्तियों को संभालना शामिल है। वे वर्तमान निवासियों का रिकॉर्ड बनाए रखते हैं और प्रवेश संबंधी मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय भी करते हैं।
और अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वो अपने उच्च अधिकारी से भी साथ संपर्क कर सकते हैं, उनसे समन्वय स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। सुरक्षा, तो सुरक्षा से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा ये भी। छात्रावास परिसर और उनके निवासियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वार्डन को सुरक्षा उपाय लागू करने चाहिए, नियमित जांच करनी चाहिए और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो छात्रावास में अधिकतर क्या हादसा हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि कभी जैसे अब चूंकि देखो वहाँ पे लाइटिंग तो होगी ना, पंखे चल रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे एमसीबी ट्रिप हो गई या एमसीबी में शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। तो इन सब से निपटने के लिए भी उसको तत्पर होना बहुत ज़रूरी होगा, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो इससे रिलेटेड भी वो कार्य कराएगा, है ना? तो सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। अगर शॉर्ट सर्किट में आग लग गई तो इन सब से निपटने के लिए भी वही ज़िम्मेदार होगा। ठीक है? संसाधन प्रबंधन इम्पोर्टेंट है। एक प्रशासक के रूप में वार्डन छात्रावास सुविधाओं और संसाधनों के उचित रखरखाव की देखरेख करता है। आपूर्ति का प्रबंधन करना, कि अभी देखो जैसे खाद्य सामग्री आ रही है तो कभी चावल, सब्जियां हो गया, फल फ्रूट हो गया, बहुत सारी चीज़ों का प्रबंधन करना भी ज़रूरी होता है। तो समय समय पर उनकी देखरेख करना कि अभी किस चीज़ों का आना रह गया या कौन सी चीज़ अभी लगने वाली है, कौन सी खाद्य आपूर्ति होना है ज़रूरी, ये सब सुनिश्चित करना, ये सब संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। नए बेड आ रहे हैं, नए पंखे आ रहे हैं, नई खिड़कियों के काँच आ रहे हैं, है ना? बहुत सारे ब्लैंकेट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सभी चीज़ों को देखना इस संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत ही शामिल होगा और इनकी देखरेख, इनका रखरखाव, इनकी मरम्मत सब संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी शामिल होगी। ठीक है? प्रशासनिक रिकॉर्ड रखना, तो वार्डन छात्रावास के निवासियों, वित्त और अन्य छात्रावास गतिविधियों के संबंध में प्रशासनिक रिकॉर्ड बनाए रखता है और अद्यतन करता है। इसमें उपस्थित आगंतुक लॉग और घटना रिपोर्ट पर नज़र रखना भी शामिल होता है। सिंपल सी बात है कि प्रशासनिक रिकॉर्ड भी उसको रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो मैनेजमेंट वाला काम होता है वो उसके अंतर्गत अकाउंट से रिलेटेड, यानी कि वित्त से रिलेटेड, कि इसमें कितना खर्च हुआ है, तो उसको भी मैनेजमेंट करना भी इसमें शामिल होगा। ठीक है? अनुपालन और विनिमय, तो अनुपालन और विनिमय के अंतर्गत देखते हैं हम, तो छात्रावास वार्डन को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रावास सभी प्रासंगिक नियमों और नीतियों के अनुपालन में संचालित हों, जिसमें अग्नि सुरक्षा, देखो अभी हमने बात करे थे, अग्नि सुरक्षा नियम, स्वास्थ्य मानक और शैक्षणिक संस्थान या स्थानीय पद अधिकारियों द्वारा निर्धारित कोई अन्य नियम शामिल हो सकते हैं। तो जो भी ऊपर से हमको जो ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं, जो नियम हो रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना है। कौन कौन सी सुरक्षा हम कर सकते हैं, उन सभी का पहले से ही तत्पर होकर उनको कार्य करवाना, ये सब अनुपालन और विनिमय के अंतर्गत ही शामिल होगा। इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं, संचार और समन्वय। प्रभावी संचार सफल छात्रावास प्रशासन की कुंजी है। याद रखेंगे ये लाइन, वन लाइनर में ना पूछकर हो सकता है आपसे, कथन निष्कर्ष में पूछ ले तो ये लाइन आपको काम पड़ सकती है। वार्डन महत्वपूर्ण जानकारी देने और चिंता को दूर करने के लिए छात्रों, अभिभावकों, छात्रावास कर्मचारियों और उच्च अधिकारियों के साथ संवाद कर सकता है। और छात्रावास चाहे तो ये कुछ मिलाकर ये कह रहा है, जैसे आपने देखोगे स्कूल में एक पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो उस टाइप का भी आयोजन कर सकता है, जहाँ पे पेरेंट्स भी शामिल होंगे, उच्च शिक्षकगण भी शामिल होंगे, है ना? वहाँ पे सारी समस्याओं को बातों के द्वारा ही हल किया जा सकता है ना, संवाद करके। संचार का एक अच्छा माध्यम भी हो सकता है। तो ये समन्वय करना भी, स्थापित करना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अब इसमें बजट और वित्तीय प्रबंधन देखते हैं। ठीक है? वार्डन छात्रावास के लिए बजट योजना बनाने, खर्चों का प्रबंधन करने और छात्रावास संचालन से संबंधित वित्तीय लेन-देन पर नज़र रखने का भी शामिल होंगे। तो बजट और वित्तीय प्रबंधन में हॉस्टल वार्डन का मुख्य भूमिका होती है। उसको बजट तैयार करना होता है कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे कोई दीवार की मरम्मत करवाना है तो उसमें कितना खर्च आने वाला है, तो उस खर्चे का पहले से बजट तैयार करना कि इसमें इतना खर्च आ सकता है। फिर कॉन्ट्रैक्टर को ढूँढना, ये सभी मैनेजमेंट का काम कौन करेगा? हॉस्टल वार्डन ही करेगा ना। वित्तीय लेन-देन में नज़र रखना, यानी कि कहाँ पर कितने खर्चे हो रहे हैं, कौन-कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन-कौन सी चीज़ें जा रही हैं, सब लेन-देन का हिसाब भी कौन रखेगा? हॉस्टल वार्डन ही रखेगा। इसकी मुख्य भूमिका होती है। ठीक है? अगला देखते हैं, संघर्ष समाधान। ठीक है? इसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं देखते हैं। नियमों को लागू करवाने के अलावा वार्डन छात्रों के बीच विवादों में मध्यस्थता करने और छात्रावास समुदाय के भीतर उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान लेते हैं जैसे 2 बच्चों के बीच आपस में अगर लड़ाई हो जाती है, तो उनके बीच मध्यस्थता अपनाएगा वो, उन दोनों बच्चों को समझाना कि क्या कार्य करना है। ठीक है ना? ये आपसी सौहार्द उन दोनों के बीच उत्पन्न कराना, ये किसका कार्य होगा? एक हॉस्टल वार्डन की कार्य होगा। उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है? इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है? अब इसमें कौन-कौन सी चुनौतियाँ होती हैं जो उनका सामना करना पड़ता है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है? छात्रों की बड़ी संख्या को प्रबंधित करने में हॉस्टल वार्डन की चुनौतियाँ। विविध पृष्ठभूमि और संस्कृतियाँ। देखो उतने, मतलब बहुत बड़ा छात्रावास है, बहुत सारे अलग-अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं। तो अलग-अलग पृष्ठभूमि के, अलग-अलग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करने का भी काम होता है इनका।
तो पढ़ते हैं। एक बड़े छात्रावास में छात्र विभिन्न सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। विविधता को प्रबंधित करना और समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब विभिन्न रीति रिवाजों और प्रथाओं का सम्मान करने और उन्हें समायोजित करने की बात आती है ना? तो हो सकता है अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग संस्कृति के आते हैं, तो उनके बीच समन्वय स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण ही कार्य है ना, और जिम्मेदारी वाला भी कार्य है, ताकि आपस में कोई मतभेद ना हो। इन सब चीज़ों को भी सौहार्दपूर्ण रूप से संभालने का कार्य भी हॉस्टल वार्डन के यहाँ होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अनुशासन बनाए रखना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चुनौतियाँ हैं, क्योंकि बच्चों में अनुशासन पैदा करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बच्चे हैं, चंचल मन होता है ना? तो उनको अनुशासन में बनाए रखना भी चुनौती होती है। तो बड़ी संख्या में छात्रों के साथ नियमों को लागू करना और अनुशासन बनाए रखना अधिक जटिल हो जाता है। यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र छात्रावास के नियमों का पालन करें और आचार संहिता का पालन करें, ये मांग हो सकती है। तो अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय भी किए जा सकते हैं, उनको भी अपनाना छात्रावास के वार्डन का ही काम होगा। ठीक है, व्यक्तिगत ध्यान। बड़े छात्रावास में प्रत्येक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं को पहचानना और उनका समाधान करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसके लिए क्या होगा कि डेली रूटीन में आपको निगरानी रखनी होगी। ऐसे बच्चों को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि उनको अलग से कोई प्रॉब्लम है, तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको निगरानी करना, उनसे बार बार तालमेल बनाए रखना बातचीत का, है ना? ये सब चीज़ें इनसे रिलेटेड ही इनमें शामिल होती हैं। ठीक है, संचार प्रबंधन। बड़ी संख्या में छात्रों के साथ संवाद करना और यह सुनिश्चित करना कि महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचे मुश्किल हो सकता है। तो बड़ी आबादी के लिए साथ फीडबैक प्राप्त करना और खुले संचार को सुविधाजनक बनाना अधिक महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चुनौतीपूर्ण है तो सभी बच्चों को एक हॉल में इकट्ठा करके जो भी संवाद करना चाहते हैं वो एक साथ बोल सकते हैं, मंच के माध्यम से, है ना, हॉल में एकत्रित होके। तो ये भी अपनाया जा सकता है। ठीक है, पारस्परिक झगड़ों का समाधान। एक बड़े छात्रावास में छात्रों के बीच पारस्परिक झगड़ों की संभावना अधिक होती है ना? होती ही है, आपस में लड़ाई हो जाती है, तो उन सभी को हल करना, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती है। तो ये हॉस्टल वार्डन के कार्य होगा कि इनको कैसे निपटाना है। ठीक है, संसाधन आवंटन। बड़ी संख्या में छात्रों को कमरे, सुविधाएं और उपयोगिताओं जैसे संसाधनों को आवंटित करने के लिए उचित वितरण और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है। तो संसाधनों को एक निश्चित टाइम में उपलब्ध कराने के लिए आपको अपनी सहयोगी टीम का भी सहारा लेना होगा, ताकि हम अच्छे से संसाधन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो इस चुनौती से भी इस प्रकार से निपटा जा सकता है। ठीक है, अगला है आपातकालीन तैयारी। ये देखो एप्टीट्यूड में हमने अभी समझ चुके हैं, ये तो एक बेसिक नॉलेज है, और मेरे हिसाब से 30 नंबर का जो आ रहा है, तो ये बेसिक नॉलेज सभी को होता है कि किस प्रकार से हम किसी भी समस्या से निपट सकते हैं ना। बहुत बेसिक रहेगा, एक घर को संभालना, तो आप उसके जगह एज्यूम कर सकते हैं हॉस्टल को संभालना, बस उसी प्रकार से। जैसे आपातकालीन तैयारी में क्या क्या हो सकता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी कराई जा सकती है कि आपातकाल की स्थिति में हम कैसे निपट सकते हैं। तो इनके लिए अभ्यास करा सकते हैं बच्चों को, है ना, कि उनसे कैसे निपटना है और कैसे तैयार रहना है, सुरक्षा सुनिश्चित करना है, क्या-क्या सुरक्षा होना चाहिए छात्रावास में। ये सभी एक चुनौतीपूर्ण तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, स्थिति से निपटने के लिए आपको पहले से तैयार होना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है? कार्यभार और समय प्रबंधन, तो ये भी एक चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन इससे निपटने के लिए आपकी टीम आपके साथ होगी, है ना? तो आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को ये काम दे दिए, मेस से रिलेटेड हो गया, एक को मेंटेनेंस से रिलेटेड हो गया, आप बच्चों को सँभालने का वर्क कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप सँभाल सकते हैं ना। तो ये किससे रिलेटेड होगा? ये टाइम मैनेजमेंट से ही होगा। आप अपने कर्मचारियों से डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं सब, है ना? कार्यों को, और कर सकते हैं। माता-पिता की भागीदारी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। बड़ी संख्या में छात्रों के साथ माता-पिता की पूछताछ, प्रतिक्रिया और चिंता को प्रबंधित करना समय लेने वाला हो सकता है, और इसके लिए कुशल समन्वय की आवश्यकता होती है। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि एक शिकायत पेटी भी बना सकते हैं कि जिस बच्चे को जो समस्या होगी वो लिखकर इसमें डालते जाएगा, और आप डेली रूटीन में आप उसकी समस्या को चेक करते रहेंगे कि किस बच्चे को कोई समस्या है क्या, या अगर समस्या कुछ ज़्यादा होती है, आपको लगता है कि पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, तो इसमें पेरेंट्स की भागीदारी भी आप ले सकते हैं, है ना? ये भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, समुदाय की भावना बनाए रखना, एक कुल मिलाकर एकता की भावना को इसमें संबोधित कर रहा है ये। ठीक है, एक बड़े छात्रावास में छात्रों के बीच समुदाय की भावना पैदा करना और उन्हें बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बातचीत को प्रोत्साहित करना, कार्यक्रम आयोजित करना और मैत्रीपूर्ण माहौल को बढ़ावा देना अधिक जटिल हो जाता है। तो सभी बच्चों में सौहार्दपूर्ण करने के लिए आपको क्या करना होगा? खेलों का सहारा लेना होगा। खेलों में क्या होता है कि एकता की भावना जल्दी आ जाती है। तो समुदाय भावना अगर बनाए रखना, तो खेल करवाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना, सभी की भागीदारी उसमें उत्पन्न कराना, ये सब चीज़ें इनमें शामिल हो सकती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। छात्र कल्याण और सहायता। बड़ी आबादी, व्यक्तिगत या शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले छात्रों की पहचान करना अधिक कठिन हो जाता है। सभी छात्रों के लिए पर्याप्त सहायता और परामर्श संसाधन सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है। तो इन सभी का कैसे समन्वय से ही
ये सब कुछ संभव हो पा सकता है। अब इनका कुल मिला के हम इसका कंक्लूज़न देख लेते हैं, एक निष्कर्ष सभी को हमने जो पढ़े हैं कि इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए हॉस्टल वार्डन को सक्रिय होने, मजबूत संगठनात्मक और संचार कौशल बनाए रखने और एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जहाँ छात्र महसूस करें उन्हें महत्व दिया जाता है और उनकी बात सुनी जाती है। निवासी सलाहकारों या सहायकों की एक टीम उपयोग करने से बड़ी छात्र आबादी को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। तो हमने ये अभी जितना पढ़े उसका सार एक यही है कि हॉस्टल वार्डन में ये कौशल तो होने चाहिए कि सभी को सौहार्दपूर्ण से रख सके, उनकी सुरक्षा का, उनकी मेंटेनेंस का और वहाँ की जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनको बहुत अच्छे से चला सके। ये सब चीज़ें उनके उसके अंतर्गत ये वाला कौशल होना चाहिए हॉस्टल वार्डन की। तो ये रहा आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसकी नेक्स्ट क्लास भी हम लेकर आएँगे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के साथ में आईसीटी की क्लास, यानी कि नॉलेज ऑफ आईसीटी, जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।